देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वर्तमान में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है और दुनिया के अंदर कोरोना का जो संकट है इसके प्रति सबसे ज्यादा जो चैलेंज था वह भारत के सामने था। लेकिन समय से लिए गए दूरदर्शितापूर्ण और स्पष्ट फैसले के कारण आज भारत अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में पाता है। ये देश के एक सक्षम और सुदृढ़ नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें कुछ सफलता प्राप्त हुई है तो मैं इसके लिए सचमुच इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूं, जिनका मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा हमें हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है और हम सबका एक वो बहुत बड़ा संबल बनता है। उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो स्वाभाविक रूप से देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य और 23 से 24 करोड़ की आबादी हमारे राज्य में निवास करती है। मिक्स पॉपुलेशन यहां पर है। हमारी सीमा एक देश से मिलती है और 7 राज्यों से मिलती है। उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है और एक बड़ी सीमा है जो खुली सीमा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों के साथ हमारी सीमा जुड़ती है। स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए कोरोना की दृष्टि से और भी संवेदनशील था और आज भी हम उसको एक चैलेंज के रूप में लेते हैं और हम उसी के अनुसार अपनी कार्रवाई को आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब योग्य और सक्षम मार्गदर्शक हों और कार्य करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कठिन से कठिन चुनौती भी हमारे लिए कुछ नए अवसर लेकर के आती है और ये हमने कोरोना के समय देखा है। देखिए, जिन बातों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च के प्रथम सप्ताह में जो बातें कही थीं, आज वो चीजें उसी रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मास गैदरिंग न हो, इसके बारे में होली मिलन के कार्यक्रमों को स्थगित करने से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वह आज भी आप देख सकते हैं कि जहां जहां लोगों ने इसका पालन किया वहां पर उसके उसी रूप में और हम लोगों ने भी अपनी कार्रवाई को वहीं से प्रारंभ किया था कि होली मिलन के कार्यक्रमों को पहले हम लोगों ने स्थगित किए। होली मिलन के कार्यक्रमों के बाद मैंने पहली बैठक कोरोना के तब तक हमारे राज्य में 2 मामले आ चुके थे तो मैंने 12 मार्च को पहली बैठक ली थी। 12 मार्च की एक बैठक में एक सामान्य निर्णय लेकर के कि हमें इसके बारे में कुछ करना है और 13-14 के बाद से हमने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के अपने शैक्षणिक संस्थानों को पहले चरण में बंद किया। फिर 15 को मैंने टेक्निकल एजुकेशन को बंद करने का निर्णय लिया। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो बड़े बड़े मॉल थे, पिक्चर हॉल थे, मल्टीप्लेक्स थे, इन सब को बंद करने का निर्णय लिया। इसी दौरान
उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी प्रारंभ होने वाला था, तो हम लोगों ने भी उनसे इस बारे में कहा कि मैच आप करें लेकिन कोई दर्शक इसमें नहीं रहेगा। वे लोग सहमत हुए, लेकिन बाद में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस मैच को भी स्थगित कर दिया था। ये कार्रवाई हमारी आगे बढ़ी। फिर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम, जनता कर्फ्यू के साथ ही हम लोगों ने 23 मार्च से 3 दिन के लिए पहले चरण में 16 जनपदों को लॉकडाउन के दायरे में लिया था और 25 मार्च से लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ हुई, जो अभी तक निरंतर चल रही है। उत्तर प्रदेश के सामने चैलेंज आए थे और प्रारंभ में ही चैलेंज, पहले जैसे लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो दिल्ली से काफी बड़ी मात्रा में प्रवासी कामगार और श्रमिक अचानक वहां से पलायन कर गए उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर पूरब की तरफ देश की जाना हो तो उत्तर प्रदेश रास्ता बनता है। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों को जाने वाले, वेस्ट बंगाल को जाने वाले जितने भी कामगार और श्रमिक थे, वे सभी लोग उत्तर प्रदेश देखना प्रारंभ किया। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने यहां पे खड़ा हुआ। अचानक एक दिन लाखों की संख्या में कामगार और श्रमिक सड़क पे आ गया, पैदल ही चलने लग गया। कुछ जगह ऐसे भी हुआ कि उन्हें ला ला करके पहले वहां पर अनाउंस किया गया, फिर वाहनों से ला करके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे छोड़ा गया। लेकिन एक चैलेंज था और मैंने भारत सरकार से इस संबंध में बातचीत की। उसके बाद मैंने अपने प्रदेश से लगभग 16,000 बसेज लगाई बॉर्डर पे और इन सब को 24 घंटे के अंदर इन्हें इनके गृह जनपद तक पहुंचाने और उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था वहां पर हम लोगों ने प्रारंभ कराई। इसके बाद हमारे सामने चैलेंज आया। मैं उस समय प्रदेश के दौरे पे देख रहा था। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान अपनी कार्रवाई लॉकडाउन के साथ ही प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि हम जानते थे कि यह एक डिजास्टर बनने जा रहा है, एक बड़ी आपदा बनने जा रही है। इसलिए हम लोगों ने मंत्रियों के भी अलग अलग समूह बना दिए थे और मंत्रियों के समूहों के माध्यम से अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग समूहों को देने के साथ ही हमने जिम्मेदारी दी कि वे मंत्री समूह नीतियों का निर्धारण करें और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में भी कमेटी बनाई गई। और ये कमेटी अलग अलग कार्यों को करने के लिए, जैसे मंत्रियों की समितियों को कि भाई जो प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिक हैं लॉकडाउन के दौरान कार्य बंद होंगे, एक समिति इनके बारे में चिंता करेगी। एक समिति ठेला, खोमचा, पटरी व्यवसायी, इन सब के बारे में चिंता करेगी। एक कमेटी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में दैनिक जीवन से जुड़े हुए उन सभी जो कारीगर हैं, राजमिस्त्री है, कारपेंटर है, सैलून का नाई जो चलाने वाला नाई है, टेलर है, इस कारीगरी से जुड़े हुए उन सभी के बारे में चिंता करेगी। अलग अलग कमेटी अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित करते हुए मंत्रियों का समूह उसके लिए कार्य कर। और साथ साथ हम लोगों ने टीम 11 का गठन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने गठित किया। प्रदेश के अंदर गठित पहली कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी थी, वह देश के अंदर अलग अलग राज्यों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए या भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित करना हो, चीफ सेक्रेटरी इसके बारे में संवाद स्थापित करेंगे, उनके साथ एक कमेटी बना दी गई। दूसरी कमेटी जो औद्योगिक संस्थानों को, औद्योगिक इकाइयों के बारे में थी कि वह लॉकडाउन कितने दिन चलता है कोई पता नहीं, यह हम पहले समय से ही जान रहे थे कि क्योंकि लंबा चल सकता है। तो हमने औद्योगिक और अवस्थापना विकास के आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की कि औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं का समाधान और उनको लॉकडाउन के दौरान भी मानदेय मिले, वेतन मिले
भोजन आदि की व्यवस्था उनकी हो, ये सारी सुविधाएं उनको मिलती रहे, इसकी चिंता इस कमेटी को करनी है। एक कमेटी जो कृषि उत्पादन आयुक्त होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है और यह नेक्स्ट टू चीफ सेक्रेटरी होता है। उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई कि लॉकडाउन के दौरान डोर स्टेप डिलीवरी का काम सफलतापूर्वक हो सके, आवश्यक वस्तुओं की, खाद्यान्न की, भोजन पैकेट की, ये सारा कार्य यह कमेटी कर सके। इसके लिए इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी, एक पूरी टीम जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, हर एक जगह इसको गठित करके इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। चौथी कमेटी हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता की थी, जो लॉकडाउन की सफलता को सुनिश्चित करेगी कि लॉकडाउन का कहीं उल्लंघन न होने पाए। इस कार्य को उनको इस पर मॉनिटर करना है। साथ साथ अगर कहीं से कोई पलायन होता है तो इसकी भी चिंता करना, उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से उनके घरों तक पहुंचाना है। पांचवी कमेटी प्रदेश के अंदर हमने अपने एसीएस रेवेन्यू की अध्यक्षता में गठित की। इसका काम था क्वारंटाइन सेंटर, प्रदेश में कहीं पलायन होता है या कहीं बाहर से लोग आते हैं, जगह क्वारंटाइन सेंटर बनेंगे और साथ साथ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, जिससे कहीं भी कोई भूखा न रहे, इसके बारे में व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी। छठी कमेटी हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ग्राम्य विकास और पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित की। हमने कहा देखिए, एक अवसर है, इस समय हमें कोरोना से लड़ना है, लेकिन इसके बाद गर्मियों के बाद बरसात आएगी। बरसात में हमें तमाम प्रकार के संचारी रोगों से, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, इंसेफ्लाइटिस है, अन्य ऐसी बीमारियों से जूझना पड़ता है और इसीलिए अभी से हम अपनी स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को पूरा करेंगे और पेयजल का संकट कहीं ना आने पाए, इसके लिए वह कमेटी कार्य कर रही थी और उसने निरंतर उस पर कार्य प्रारंभ किया। एक कमेटी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसने प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सेवाओं को कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की एक श्रृंखला को खड़ी करना, टेस्टिंग लैब की स्थापना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेज कर लेना, ये सारे कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ें, इस पर यह कमेटी कार्य कर रही, आज भी कार्य कर रही है। एक कमेटी हम लोगों ने डीजीपी की अध्यक्षता में गठित की, जो प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति को हर स्थिति में पालन करा सके। यह लेकिन फोर्स को इन्फेक्शन से भी बचाना है। हमारे थाने, हमारी पुलिस चौकियां, हमारी पुलिस जो पीएससी की वाहनियां हैं, पुलिस ट्रेनिंग के स्कूल हैं या पुलिस के जो मेस हैं, इसमें कहीं भी कोई इन्फेक्शन न फैलने पाए। ये डीजीपी की अध्यक्षता में कमेटी, जेलों को भी सुरक्षा प्रदान करना, इसके बारे में भी कार्रवाई करना, तो ये कार्य उस कमेटी के द्वारा किया गया। एक कमेटी हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस की अध्यक्षता में, कि प्रदेश के माध्यम से हमें इस दौरान गरीबों को कहीं भी कोई सहायता करनी हो तो डीबीटी के माध्यम से करेंगे। इसके लिए हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हो सके, बैंकों में भीड़ न हो, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की व्यवस्था, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ संवाद और प्रदेश के अंदर भी राजस्व की कमी न होने पाए, हम अपने राज्य कर्मचारियों को और रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पे वेतन और पेंशन का भुगतान कर सकें, इसकी चिंता ये कमेटी करेगी। राजस्व की कमी कहीं ना होने पाए, इसकी चिंता ये कमेटी करेगी। एक कमेटी प्रमुख सचिव एग्रीकल्चर की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसमें यह व्यवस्था सुनिश्चित करना कि किसानों को इस दौरान कोई समस्या न होने पाए। खासतौर पर पूरे लॉकडाउन के दौरान आज भी हमने अपने प्रदेश की 119 चीनी मिलों को चलाया, 12,000 से अधिक ईंट के भट्टों का संचालन किया, 2,500 से अधिक कोल्ड स्टोरेज चलवाए, उन प्रमुख आवश्यक उद्योगों को और एमएसएमई से जुड़े हुए उद्यमों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चलवाया
जो प्रदेश के अंदर आवश्यक थे, जैसे पीपी किट का निर्माण की कार्रवाई होनी है, N95 मास्क का निर्माण होना है, ट्रिपल लेयर मास्क का निर्माण होना है, सैनिटाइजर का निर्माण होना है, ये सारे कार्य इस दौरान चलते रहे। इन सब पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की, किसानों को कोई समस्या ना हो, इस पर हम लोगों ने इस कमेटी ने कार्य किया। लेकिन हर जरूरतमंद को खाद्यान्न भी उपलब्ध हो, यह भी सुनिश्चित करना। हम लोगों ने अब तक प्रदेश के अंदर 18 करोड़ लोगों को 5 बार सफलतापूर्वक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया है और 1 जून से हमारा 6ठी बार खाद्यान्न उपलब्ध प्रारंभ होगा प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को। यह क्रम हमारा निरंतर चल रहा है। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से 25 लाख लेबर उत्तर प्रदेश के अंदर काम करता है, 25 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करता है। एक भी व्यक्ति पलायन नहीं कर रहा है और वह सभी यहां बना हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने उनको मानदेय भी दिलाया और जहां आवश्यकता थे उन्होंने अपनी परमिसेस में लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था अगर मजदूरों की श्रमिकों की, तो उनको हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान चलाने की भी अनुमति दी। आज के दिन पर हमारे जो 25 लाख श्रमिक हैं, उनमें से जो बंदी थे उन सभी में हम लोगों ने 22 लाख लोगों को वापस, वे लोग अपने कार्य में आ चुके हैं। उनको लॉकडाउन के दौरान का भी मानदेय मिला है और साथ साथ आज वे फिर से अपने कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर ये सभी कार्रवाई टीम 11 को एक कार्य देकर के प्रतिदिन मेरे साथ एक कमेटी बैठती है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट यूपी में आया था, तब हमारे पास लैब नहीं थी, कोविड हॉस्पिटल नहीं थे, पीपी किट नहीं थी, N95 मास्क नहीं थे, और जैसे ही ये चला कि सैनिटाइजर की आवश्यकता पड़ेगी, तो सैनिटाइजर जो छोटे से पैक पे था 80 रुपये का था, उसकी कीमत 500-600 रुपये आगे बढ़ गई। हम लोगों ने अपने जितने भी प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज थी, चीनी मिलें थी, इन सबको बुलाया और अल्कोहल से हम लोगों ने इतना सैनिटाइजर उपलब्ध कराया कि प्रदेश के अंदर हमने अपने प्रत्येक नगर निकाय को, प्रत्येक ग्राम पंचायत, हमारे पास लगभग 60,000 ग्राम पंचायतें हैं, हमारे पास प्रदेश के अंदर लगभग 700 के आसपास अर्बन बॉडीज हैं। इन सभी को, हर चिकित्सालय को, हर ऑर्गेनाइजेशन को पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध कराया और यही नहीं, 28 राज्यों को भी हमने प्रदेश से सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने में हमने सहयोग किया, यहां से हमने उपलब्ध करवाया है। एक भी पीपी किट की यूनिट हमारे पास नहीं थी, आज हमारे पास 28 प्रदेश के अंदर पीपी किट की यूनिट मौजूद है। N95 मास्क यहां पे बन रहा है, महिला स्वयंसेवी समूह में ट्रिपल लेयर मास्क बना रही हैं, और लैब हमारे पास एक भी नहीं थी। जब पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में आया था तो हमने उसका उपचार दिल्ली के सफदरजंग में करने के लिए भेजा था। आज प्रदेश के अंदर हमारे पास 26 लैब हैं, हम प्रतिदिन 10,000 टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। हमारे पास एक भी हॉस्पिटल नहीं था, आज हमारे पास हॉस्पिटल की एक चेन खड़ी हो चुकी है और देश के अंदर सर्वाधिक बेड आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 78,000 लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल के बेड उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, हमारे पास मौजूद हैं। यानी 78,000 कोरोना पेशेंट अगर उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से आ ही गया तो हम एक समय में इन सबको उपचार की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ये एक कार्य यहां पर इस रूप में किया गया और एक टीम वर्क था, जिसका परिणाम था कि हम लोगों ने कोरोना को भी काफी हद तक कंट्रोल किया। 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में कुल 6,000 कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं अब तक, और इसमें से भी 3400 ठीक होकर के जा चुके हैं। ये अब तक का हमारा प्रदेश का रिजल्ट है। और ये स्थिति तब है जब हम लोगों को पहले चरण में दिल्ली के लगभग 4 लाख जो हमारा माइग्रेंट लेबर था, प्रवासी कामगार था, वो अचानक 27-28 मार्च को ही प्लान किया था। हमें उसको सुरक्षित उसके घरों तक पहुंचाने के लिए पहले क्वारंटाइन सेंटर, फिर उसके घरों तक ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ी।
यहां हम इससे उभरे ही थे कि तबलीगी जमात का एक नया संकट हमारे सामने आ गया। मैं उस दौरान स्वयं भी 29 को नोएडा और गाजियाबाद के दौरे, और जब मैं वहां गया तो मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में एक बड़ा आयोजन हुआ था। इसमें विदेशों से आए हुए काफ़ी लोगों ने भाग लिया है और उसमें काफ़ी उत्तर प्रदेश के भी लोग थे। तो मैं तुरंत वहीं से अपना कार्यक्रम स्थगित करते हुए वापस आया। मैंने हर एक जिले को अलर्ट किया और अलर्ट करने के बाद मैंने उनसे कहा, भाई तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग जहां भी हैं इनको तत्काल कंटेन करिए, इनको उठा करके बंद करिए, इनकी जांच करिए। अगर ये खुल गए, ये बाहर आ गए, ये संक्रमण फैलाएंगे और आप फिर कम्युनिटी इन्फेक्शन से बचा नहीं पाएंगे। और देखते ही देखते हम लोगों ने 5000 से अधिक ऐसे जमातों को तत्काल 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर इन सबको गिरफ्तार करके ले लिया। प्रारंभिक उसमें हमारे पास 90% जो मामले थे संक्रमण के तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे और इनके कारण संक्रमण तेजी के साथ फैला। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इन्हें सबको कंटेन किया और इसके बाद फिर हमारी कार्रवाई गई, आगे चलती गई, हमने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया। मेडिकल इन्फेक्शन के पास हमारे पास 2 जगह मामले आए थे। एक आगरा में जो सबसे खराब था, आगरा में 7 प्राइवेट हॉस्पिटल के कारण भी काफ़ी बड़ी मात्रा में मेडिकल इन्फेक्शन कोरोना का फैला था, और दूसरा नोएडा में फैला था। नोएडा में 2 हॉस्पिटल के कारण ये इन्फेक्शन फैला था। हमने उसको भी कंट्रोल वहां पर किया। आज के दिन पर हम प्रदेश में कंट्रोल किए हैं। जब तक देश के अंदर प्रवासी कामगार और श्रमिकों के पलायन का मुद्दा नहीं आया था, तब तक हमारे केवल 25 जनपद ऐसे थे जो कोरोना संक्रमित थे। लेकिन आज हमारे 73 जनपद ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में हमारे पास 22 लाख से अधिक प्रदेश के अंदर प्रवासी कामगार और श्रमिक आया है। हम लोगों ने इनके लिए व्यवस्था की है। खासतौर पर प्रवासी कामगार की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी हो सके, इसके लिए हमारी जो कार्य योजना बनी है, इस पर खासतौर पर हमने बहुत व्यापक कार्य योजना बनाई। एक भारत सरकार का जो हमें मदद मिला है, भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने जो मदद की, तो हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से उन्हें सुरक्षित लाने के लिए रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया। जो नज़दीक के थे उनको तो हम अपने सड़क उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज भेज करके मंगवाई। जैसे हरियाणा से लगभग 1 लाख लोगों को हम लोगों ने अपनी बसेज का इस्तेमाल किया। कुछ हरियाणा सरकार ने सहयोग किया। हम उन्हें सुरक्षित उनके गृह जनपद तक पहुंचाने में और उनको क्वारंटाइन में रखने में हमें सफलता मिली और हमने इसको कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न किया। मध्य प्रदेश में हमारे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे। हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज से मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश पहुंचाने और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के लोगों को कुशलतापूर्वक वापस हम लोग लाए, उसमें कोई समस्या नहीं आई। राजस्थान में हमारे लगभग 12,000 से अधिक कोटा में विद्यार्थी थे उत्तर प्रदेश के। हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज वहां भेजी जो कम पड़ गई थी। राजस्थान परिवहन निगम की बसेज का इस्तेमाल किया, उनका हमने भुगतान किया, उन्होंने भुगतान लिया, हमने उसका भुगतान भी किया। लेकिन इनको सफलतापूर्वक हम लोग लेकर के आए। इसके अलावा अन्य राज्यों में हम लोगों ने श्रमिक स्पेशल का उपयोग किया और अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग 1150 से अधिक श्रमिक स्पेशल आई हैं जो प्रवासी कामगार और श्रमिकों को लेकर के आई हैं। इसके अलावा निजी साधनों से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और 22 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय आ चुका है। इनको हम लोग जब लेके आते हैं तो ये लोग सभी यहाँ पर आते हैं। गृह जनपद में पहुंचने पर इनको क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया जाता है। हमारे क्वारंटाइन सेंटर में इस समय लगभग 15 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों के रहने की इस समय सुविधा है अलग अलग जनपदों में, और वहाँ पर मेडिकल की इनकी स्क्रीनिंग होती है। जो लोग स्वस्थ होते हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं होता, राशन का एक किट देते हैं जिनमें 15 दिन का पूरे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था होती है और उन्हें अपने सरकारी साधन से उनके घरों में पहुंचा करके और सुरक्षित रूप से उनकी निगरानी करने के लिए हर ग्राम पंचायत में,
हर वार्ड स्तर पर हम लोगों ने निगरानी समितियां बनाई हैं। जिनमें थोड़ी भी लक्षण होता है तो हम उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रख करके उनकी टेस्टिंग कराते हैं। क्योंकि ये संख्या ज़्यादा होती है तो हमने पूल टेस्टिंग प्रारंभ की। देश के अंदर पूल टेस्टिंग करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है और हमने पूल टेस्टिंग के माध्यम से कंफर्म करते हैं कि इनमें कोरोना है या नहीं है। अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उन्हें हम तत्काल अपने हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और कोविड हॉस्पिटल में हम उनकी उपचार की सुविधा यहाँ पे प्रदान करते हैं। उनकी सारी सुविधा शासन स्तर पर होती है, उनके खाने की, उनके रहने की, उनके उपचार की। जो मेडिकल टीम काम कर रही है उनके लिए भी हम लोगों ने क्वारंटाइन की फैसिलिटी अलग से बनाई है। एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की सुविधाएं उनके लिए अलग से बनाई गई है। ये व्यवस्थाएं हमने की हैं। उत्तर प्रदेश में 75 हमारे जनपद हैं और सभी 75 जनपदों में कोविड के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल भी हैं। हर जनपद में वेंटिलेटर की सुविधा किसी भी पेशेंट को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हमारे पास है और आज के दिन पर यह निरंतर आगे चल रहा है। अभी हमारे सामने चैलेंज है 1 सप्ताह का और हमारा ये मानना है कि 1 सप्ताह के अंदर हम प्रवासी कामगार और जितने भी हमारे श्रमिक होंगे जो अन्य राज्यों में रहते हैं, जो आना चाहते हैं, उन सबको सुरक्षित वापस लेके आ जाएंगे। जब उन्हें एक बार हम लेके आ जाएंगे और सफलतापूर्वक होम क्वारंटाइन में या फिर उन्हें कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचवा देंगे, उसके बाद की हमारी फिर आगे की चरण की कार्रवाई प्रारंभ होगी। क्योंकि वह उसके बाद की हमारी बड़ी कार्रवाई उसके बाद की होगी कि हर हाल में अब इस इन्फेक्शन को फैलने से बचाना। क्योंकि मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। दिल्ली से आने वाला कामगार 50% ऐसा है जिसमें संक्रमण है। अन्य राज्यों से आने वाला जो कामगार है 25 से 30% ऐसे मामले संक्रमण है। तो हमारे लिए एक चैलेंज इस समय बना हुआ है, लेकिन मजबूती के साथ पूरी टीमें काम कर रही हैं। 75,000 से अधिक हमारी मेडिकल टीमें काम कर रही हैं इस समय प्रदेश में, जो केवल स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं। और ये मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और फिर उसके साथ साथ ट्रीटमेंट की जो कार्रवाई चल रही है प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर हॉस्पिटल में, अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल्स में, आज उसका परिणाम है कि हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया और आगे भी हम इसको करेंगे। और मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं कोरोना के संकट से जो चैलेंज देश के सामने है, स्वाभाविक रूप से मीडिया के सामने भी है, लेकिन इस मीडिया इस चैलेंज के समय में भी जिस मजबूती के साथ काम कर रहा है, आज मैं ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य से जुड़े हुए अपने दोनों जो हमारे संपादक गण हैं इनका अभिनंदन करूंगा। और आप मीडिया से जुड़े हुए हमारे जितने भी महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज आपने इस संवाद के कार्यक्रम में मुझे अवसर दिया है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार, मेरा ये मानना है, हमारा जो अभी संकट है, हम लोग 1 सप्ताह के अंदर इसको काफ़ी हद तक कंटेन करने में सफल होंगे और इसके बाद जून के अंदर हम लोग जो है काफ़ी हद तक इसको और भी नियंत्रित कर पाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत सुरक्षित स्थिति में है और आगे भी जो अब तक हमने परिणाम दिया है इसी प्रकार का बेहतर परिणाम हम देंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आपके उद्बोधन में जो अभी आपने बात रखी, हमारे पास पूरा जो हमने नंबर दिया है उस पर प्रश्नों की बिल्कुल झड़ी लगी हुई थी, परंतु आपने जिस तरह से तथ्यात्मक जानकारी दी है, मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उसके साथ मिल गया है। परंतु फिर भी बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों के हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। मैं चाहूंगा, मैं जानता हूं कि 5:30 बजे के बाद आपकी एक और बैठक लगी हुई है, इसके बाद मैं जितने अधिक प्रश्न हम इस बीच में ले सकें, मेरा प्रयास रहेगा कि हम वो प्रश्न लें।